आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मायरा मुझसे मिलने आई हुई थी। उसके साथ उसकी बड़ी बहन ज़ायरा भी थी। हम तीनों उस वक्त मेरे कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। मेरा ताल्लुक अमीर घराने से था, जबकि ज़ायरा और मायरा मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखती थी। आज वो दोनों पहली मर्तबा मेरे घर आई थीं। वो दोनों मेरे घर की हर शय को सताइशी निगाहों से देख रही थीं और साथ-साथ मुझे इस बात का एहसास भी दिला रही थीं कि ये सब चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखी हैं। उनकी बातें सुनकर मैं फ़कत मुस्कुरा कर रह जाती। मुझे अपने घर, दौलत और महँगी से महँगी चीज़ों पर कोई गुरूर नहीं था। इसलिए जब कोई आँखों में चमक लिए सताइशी निगाहों से मेरे घर और चीज़ों को देखता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि कोई हमारी दौलत देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो या उसके दिल में ये सोचकर उदासी पैदा हो कि इसके पास तो ये सब नहीं है जो मेरे पास है। हम तीनों अभी बातें कर ही रहे थे कि जब कमरे में मेरे बड़े भाई सगीर दाखिल हुए। मैंने उनसे कहा, भाई, आप जुलेखा से कहें 3 लोगों के लिए स्नैक्स और चाय वगैरह का इंतजाम करे। भाई मेरा पैगाम हमारे घर की नौकरानी जुलेखा को देने चले गए। जायरा मुझसे सगीर भाई के बारे में पूछने लगी। उसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया और वो शाम को अपने घर चली गई। मायरा मेरे घर के करीब ही शिफ्ट हो गई थी। इसके अलावा मेरी कोई अच्छी दोस्त भी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे बोला कि वो रोज मेरे घर आ जाया करे। हम दोनों मिलकर एक साथ दिन गुजारा करेंगे। उस रात को भाई के साथ मैं एक बुक शॉप पर चली गई। मुझे और मायरा को नॉवेल्स बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अच्छे अच्छे नए नॉवेल्स की चंद किताबें खरीदी और फिर घर आ गई। रास्ते में भाई मुझसे जायरा के बारे में पूछ रहे थे कि वो कौन है। मैंने उन्हें बताया, वो मेरी दोस्त की बहन है। ये सुनकर अचानक ही भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जिस पर मैं तवज्जो नहीं दे सकी। अब घर में रोजाना मायरा आ जाती थी। न सिर्फ वो बल्कि उसके साथ जायरा आपी भी आ जाती थी। एक दिन मायरा मुझे कहने लगी, ईशल, यार पता नहीं क्यों जायरा आपी मेरे साथ आ जाती हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो राजदारी से मुझे कह रही थी। मैंने मायरा से कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों इस घर को अपना ही घर समझो। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कभी कभी भाई छोटी छोटी बातें पूछने और कोई चीज लेने के बहाने मेरे कमरे में आ जाते थे। ये बात मेरे लिए वाकई हैरानकुन थी कि पहले तो कभी भाई इस तरह मेरे कमरे में नहीं आते थे। छोटी छोटी बातों के लिए या तो वो मुझे बुला लेते थे या मुलाजमा को कमरे में भेज देते थे। एक दिन मैंने नोट किया कि जायरा ने अपनी मुट्ठी में कुछ छुपाया हुआ था। ये कोई सफ़ा था। वो पानी पीने का कहकर मेरे कमरे से चली गई। मुझे कुछ कमरे में ही टेबल पर पड़ा था। फिर वो पानी पीने का कहकर बाहर क्यों जा रही थी? मैंने मायरा से कहा, तुम नावल पढ़ो, मैं चाय बनवा कर लाती हूँ। ये कहकर मैं भी कमरे से बाहर आ गई और किचन में मुलाजमा को चाय वगैरह का कहा। किचन में जायरा आपी मौजूद नहीं थी। मैंने देखा वो सगीर भाई के कमरे से निकली थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अब मेरे कमरे में जा चुकी थी, जबकि मैं हैरान थी वो भाई के कमरे में क्या करने गई थी। भाई तो घर पर नहीं थे। आज के दिन तो मैंने उस वाक़े को इग्नोर कर दिया था, मगर जब 2 दिन मुसलसल ऐसा होता रहा तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जायरा आपी रोज कमरे में से किसी चीज का बहाना बनाकर निकल जाती थी। एक मर्तबा मुलाजमा ने भी मुझे यही बताया कि वो सगीर भाई के कमरे में जाती हैं। अब तो मैंने तहैया कर लिया था कि ये देख कर रहूंगी कि आखिर जायरा आपी वहां क्यों जाती हैं। आज जब जायरा आपी काम का बहाना बनाकर कमरे में आई तो मैंने जानबूझकर, नॉवल आप पढ़ लें, बहुत अच्छा है। वो मेरी बात सुनकर किताब पकड़कर पढ़ने लगी तो मैं कमरे से चली गई और चोरी छुपे भाई के कमरे में आ गई। वहां आकर मेरी नजर साइड टेबल पर पड़ी जहां एक कागज पड़ा हुआ था। ये कागज वही था जिसे मैंने जायरा अपी के पास देखा था। मैं हैरान हुई, भला इस कागज को यहाँ क्यों रखा था। मैं साइड टेबल के करीब आई तो मालूम हुआ वहां बास्केट में और भी कागज पड़े थे। मैंने उन्हें खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरान ही रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह का रद्द अमल दूं। कुछ देर मैं यूं ही खड़ी रही और फिर वापस अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा था कि रात में जब सगीर भाई आएंगे तो उनसे बात करूंगी। जायरा आपी और मायरा के जाने के बाद मैं अम्मी के कमरे में आ गई और भाई के बारे में बताया। ये सुनकर अम्मी अफसरदा हो गई। वो कहने लगी, सच पूछो तो मुझे तुम्हारी सहेलियां पसंद नहीं हैं।
अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने उन्हें समझाया मेरी दोनों सहेलियां बहुत अच्छी हैं। रात को भाई आए तो मैंने उनसे उन खतूत के बारे में पूछा। उनके चेहरे का रंग बदला था। फिर खुद ही उन्होंने अम्मी अब्बू के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि वो जायरा से शादी करना चाहते हैं। उन्हें जायरा पसंद आ गई है और जायरा भी उन्हें पसंद करती है। दरअसल जायरा आपी और सगीर भाई एक दूसरे को खत ही लिखते थे, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के लिए पसंदीदगी का इजहार किया था। वो खतूत पढ़कर ही मुझे मालूम हुआ था कि भाई और जायरा आपी के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है। मुझे तो इन दोनों के लिए कोई एतराज नहीं था। अब भी अब्बू ने भाई की ख्वाहिश का एहतराम किया था। अम्मी तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। ज्यादातर घर में फैसले मर्द ही करते थे और औरतों को बोलने का इख्तियार नहीं होता था। हम लोग बहुत अमीर थे लेकिन इसके बावजूद खुली ज़हनियत के मालिक नहीं थे। हमारे ख़ानदान की लड़कियों को टच मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा हम बग़ैर अबाए और नक़ाब के घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। न सिर्फ ये बल्कि हमारे घर के मर्द थोड़े शकी मिजाज भी थे। हम सब खानदान वाले मिलकर बड़े घर में रहते थे। मैं अफसुर्दगी से सोचने लगी कि भाई ने अपनी पसंद कितने आराम से अब्बू को बता दी थी। अगर यही बात मैं अब्बू से कहती कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो वो मुझे जिंदा गोली मार देते। मैं ये सब जानती थी इसलिए कभी किसी को पसंद नहीं किया था। कुछ ही अरसे में ये सिलसिला आगे बढ़ा और जायरा आपी के घर हम लोग भाई का रिश्ता लेकर गए। यूं शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। मायरा भी बहुत खुश थी और मैं भी। घर के सब फर्द ही खुश थे। शादी में अब बस 1 माह बाकी रह गया था। मैं अपने कपड़े और ज्वेलरी लेकर अम्मी के कमरे में चली गई थी। मैं और अम्मी उस वक्त शादी के फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े फाइनल कर रहे थे। जब मैंने गौर किया तो अम्मी के चेहरे पर मुझे परेशानी सी नजर आई। मैंने पूछा, क्या हुआ अम्मी? कोई मुझे तो जायरा और उसके खानदान वाले अजीब सी फितरत के लगते हैं। अल्लाह करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। अम्मी के खदशात की वजह क्या थी मुझे समझ नहीं आया। मैंने उन्हें समझाया कि अम्मी, आपको शायद वहम हो रहा है। मैं मायरा को कई सालों से जानती हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। उसके खानदान वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैंने जब अम्मी को तसल्ली दी तो वो खामोश हो गईं और फिर हम दोनों ज्वेलरी और कपड़े देखने लगीं। शादी बखैर आफियत हो गई थी। शादी के फौरन बाद भाई ने जायरा भाभी पर भी घर के उसूल लागू कर दिए थे कि उन्होंने हर वक्त सर पर दुपट्टा लेकर रखना है और घर से बाहर जाते वक्त अबाया और नकाब करना है। ये सुनकर भाभी का चेहरा उतर सा गया। मैं जानती थी वो शादी से पहले नकाब नहीं करती थी और ना अबाया पहनती थी। इसलिए ये सब शुरू करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मगर नामुमकिन नहीं। शादी के कुछ अरसे बाद ही भाभी के भाई साद का मेरे लिए रिश्ता आ गया। भाभी ये शादी करवाना चाहती थी मगर मेरे घर वालों समेत मैंने भी इनकार कर दिया। एक वजह तो ये थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। दूसरा ये कि कोई नौकरी भी नहीं करता था और न ही वो लड़का हमें आदतों का अच्छा मालूम होता था। भाभी ने बहुत जोर डाला कि शादी के बाद साद कोई नौकरी ढूंढ लेगा, मगर मेरे घर वाले उस रिश्ते के लिए न माने। फिर मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया। 5 फरवरी को मेरी सालगिरह थी। भाई ने मुझे अब्बू की इजाज़त के बाद टच आईफोन ले दिया था। आज पहली मर्तबा मेरे पास अपना ज़ाती टच फ़ोन आया था। भाभी के पास अभी कोई फ़ोन नहीं था। भाई ने उन्हें फ़ोन नहीं लेकर दिया था। जब से मुझे फ़ोन मिला था मैं बहुत खुश थी, मगर साथ ही साथ नोट कर रही थी कि भाभी मुझे हक़ारत भरी नज़रों से देखने लगी थी। मुझसे बात भी कम करती थीं और अगर मैं कुछ पूछती तो जले कटे अंदाज में बात का जवाब देती। अम्मी मुझे कह रही थीं, लगता है ज़ायरा को ये बात पसंद नहीं आई कि आज में बात का जवाब देती। अम्मी मुझे कह रही थीं, लगता है ज़ायरा को ये बात पसंद नहीं आई कि सगीर ने तुम्हें फ़ोन ले दिया है और उसे नहीं। ये सुनकर मैं कहने लगी कि ज़ायरा भाभी ऐसी नहीं है। शायद कोई और मसला होगा जिस वजह से वो परेशान है। मैंने अम्मी को समझाया। वो कहने लगी, तुम तो अपनी सहेली मायरा या उसके खानदान वालों के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं सुन सकती। उन्होंने जलते हुए कहा, जबकि मैं हंसती। क्या मालूम था कि अम्मी की बात पर यकीन ना करके मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी। उसका नाम हिना था। उसने बताया कि उसकी अम्मी को कैंसर जैसा खतरनाक मर्ज लाहिक है और वो उनके लिए बहुत परेशान है। इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। वो मुझसे मदद मांग रही थी। मैं उसकी मदद को तैयार हो गई।
میں نے اپنے اکاؤنٹ سے کچھ رقم نکالی تو ہنا کا بھائی ارحم گھر آ گیا اور رقم لے کر چلا گیا۔ اس بارے میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا، باتیں ہی بناتے۔ کچھ کام کے سلسلے میں ارحم ہفتے میں 2-3 مرتبہ گھر آ جاتا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی امی کے علاج کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ تھا، اس لیے میں نقد پیسے ہی اسے دے دیتی تھی۔ وہ اس بہانے سے گھر آتا تھا کہ میری چھوٹی بہن آئرہ کو ایف اے کے کچھ سبجیکٹس میں مدد کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کچھ نوٹس دے دیتا اور میں بہانے سے اس میں کچھ لکھ دیتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کافی دن تک یہ سب چلتا رہا۔ اب ہنا کی امی کافی بہتر ہو گئی تھیں اور وہ میری مشکور تھیں کہ میں نے ان کی بہت مدد کی۔ ایک دن اچانک بھائی مجھے غصے میں کہنے لگے کہ ارحم کون سا دوست ہے تمہارا؟ ان کی بات سن کر میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی اور بتایا کہ ارحم میری دوست کا بھائی ہے اور آئرہ کے کالج کے کام کے سلسلے میں یہاں آتا ہے۔ یہ سن کر زائرہ بھابی کہنے لگی، جھوٹ مت بولو ایشل، سچ بتا دو کہ تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو۔ میں سب دیکھتی ہوں کہ تم اسے، میں نے خود تمہاری باتیں سنی تھیں جب تم کہہ رہی تھی کہ اگر گھر والوں نے تمہاری شادی ارحم سے نہ کروائی تو تم بھاگ جاؤ گی۔ اپنے بارے میں اتنے بڑے جھوٹ سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ بھابی یہ بات پورے گھر میں پھیلا چکی تھی اور ان کی باتوں میں 1% بھی سچ شامل نہیں تھا۔ امی کو تو میں نے سب سچ بتا دیا تھا، لیکن باقی کوئی میری بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ امی خاموش ہو گئی تھی۔ میرے گھر کے مردوں اور عورتوں کا یہی مسئلہ تھا، ہمیشہ شک کرتے تھے اور منفی سوچتے تھے۔ میں نہیں جانتی بھابی ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اچانک ہی ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ میری شادی سعد سے کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ سن کر میں دنگ رہ گئی جبکہ بھابی خوش ہو گئی تھی۔ ابو اور بھائی تایا سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں اسی لائق ہوں کہ میری شادی سعد سے ہو۔ اگر ابھی میری شادی نہ کی گئی تو شاید میں گھر سے بھاگ کر ان سب کے منہ پر کالک مل دوں گی۔ میں بہت روئی، اپنی صفائی اور سچائی بتائی، لیکن کسی نے یقین نہ کیا۔ میں امی کے آگے بھی روتی تھی، امی بھی کسی کو میرا یقین نہ دلا سکیں۔ میرا نکاح سادگی سے ہی سعد سے کر دیا گیا کیونکہ وہ لوگ دھوم دھام سے نکاح کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے تو وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ بھابی کی جانب سے میرا دل بہت ٹوٹ گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ اس لیے بولا تھا تاکہ وہ میری شادی اپنے بھائی سے کروا سکے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میری شادی آخر اپنے بھائی سے کروانا کیوں چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے بہت بھیانک وجہ تھی۔ شادی پر میں اپنی سہیلیوں کو بلا نہیں پائی تھی، اس لیے اب وہ سب لوگ ٹریٹ مانگ رہی تھی۔ میرا سسرال تو بہت چھوٹا سا تھا، اگر وہ یہاں آ جاتی تو بہت باتیں سناتی کہ تم تو اتنی امیر ہو، غریب لڑکے سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو کوئی بھی لڑکا مل جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میں نے انہیں ایک ریسٹورانٹ میں بلا لیا پر پڑی جہاں زائرہ بھابی کسی لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھی تھی۔ میں دنگ رہ گئی، مجھے یقین نہیں آیا کہ زائرہ بھابی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ میں پریشان بیٹھی رہی، تھوڑی دیر میں وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ میں دل میں خود کو تسلی دینے لگی کہ شاید زائرہ بھابی کا کوئی کزن وغیرہ ہوگا، مگر کزن سے اتنا کلوز کون ہوتا ہے؟ دوسری بات جو مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ تھی کہ بھابی گھر سے نکلتے ہوئے عبایا اور نقاب کرتی تھی، مگر آج نہ تو انہوں نے عبایا پہنا تھا اور نہ ہی نقاب۔ شادی کو کافی دن ہو گئے تھے لیکن ابھی تک سعد کام پر نہیں گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کوئی کام اب شروع کر لیں۔ یہ سن کر وہ بولا، میرے پاس کام شروع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تم اپنے گھر والوں سے مانگ کر مجھے دے دو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کام شروع کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ جتنے پیسے سعد کو چاہیے تھے اتنے میرے پاس میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑے تھے۔ دراصل ابو اور بھائی ہر مہینے جیب خرچ کے طور پر بہت سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے، جنہیں میں جمع ہی کرتی تھی، خرچ کم ہی کرتی تھی۔ میں اے ٹی ایم چلی گئی اور وہاں سے پیسے نکلوائے۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ بھابی آج بھی اسی لڑکے کے ساتھ اس ریسٹورانٹ سے نکل رہی تھی اور پھر ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں پریشان سی وہاں کھڑی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ البتہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب بھابی پر نظر رکھوں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ مجھ پر تو انہوں نے بہت آرام سے اتنے زیادہ الزام لگا دیے تھے، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کیا کرتی پھر رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ بھابی اپنے میکے آ کر بھی اسی لڑکے سے ملنے جاتی ہیں تو میں نے بھائی سے بات کرنے کا سوچا۔
जब सगीर भाई को मैंने बताया तो वो उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगे कि तुम ज़ाहिरा से बदला ले रही हो क्योंकि उसने तुम्हारी सच्चाई हम सबको बताई है। ये सुनकर तो मेरा दिल ही टूट बदला ले रही हो क्योंकि उसने तुम्हारी सच्चाई हम सबको बताई है। ये सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। जब मैंने भाई के सामने भाभी से पूछा तो वो साफ मुकर गई। मुझे तो आग ही लग गई। अब मैंने सोच लिया था कि भाभी की असलियत सबके सामने लाऊंगी। दूसरी तरफ साद मुझसे बार बार पैसे मांग रहा था। उसने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया था। झूठ बोलकर कहता था काम के लिए ज्यादा रकम की जरूरत है। पहले तो उसकी बात पर यकीन करके मैं उसे पैसे देती गई, लेकिन फिर मैंने नोट किया कि वो अपने काम पर पैसे लगाने की बजाय अय्याशियों में लगा हुआ था। मेरी दोस्त मायरा भी बदल चुकी थी। वो भी मुझसे पैसे मांगती थी। अब मैं तंग आ चुकी थी। मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि अम्मी ठीक कहा करती थीं कि मायरा और उसके घर वाले लालची लोग हैं। तब तो मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करती थी। आज मुझे खुद पर ही अफसोस हो रहा था। अब चूंकि मेरी शादी हो गई थी, इसलिए अब्बू और भाई मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, अकाउंट खाली कर दिया था। अब भी ये लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं अब्बू से पैसे मांगूं। मैंने पैसे मांगने से इनकार किया तो साद मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैंने उसे पैसे ना दिए और घर वालों को सच बता दिया तो वो मुझे तलाक दे देगा। ये सुनकर मैं सदमे से उसे देखने लगी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए मजबूरन अब्बू से पैसे मांग लिए। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। मैं खामोश थी कि जब सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो ही घर वालों को भाभी की असलियत बताऊंगी। इस बारे में मैं अम्मी से सब शेयर कर चुकी थी। ये सुनकर वो मुझे कह रही थी बस तुम खामोश रहो अभी। अम्मी की बात सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। दूसरी तरफ मैं चाह कर भी कोई दूसरा सुराग ढूंढ नहीं पा रही थी। भाभी अब बहुत एहतियात से उस लड़के से मिलती थी। मैं कुछ भी ना कर पाई। दूसरी तरफ साद और उसके घर वालों की धमकियां जारी थीं। अगर मैं उन्हें घर वालों से पैसे मांग कर ना देती तो वो तलाक की धमकियां देते। अब तो अब्बू और भाई भी मुझसे पूछने लगे थे कि मैं इतने पैसे इन लोगों से क्यों मांगती हूँ। थक हार कर मैंने ससुराल वालों से कह दिया था कि अब मैं उन्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। साद को नौकरी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर साद आग बबूला हो गया। जब घर में पैसों की किल्लत हो गई तो सब साद को मेरे खिलाफ भड़काने लगे और यूं साद ने मुझे तलाक दे दी। उसने और भाभी ने मेरे घर वालों को तलाक की ये वजह बताई थी कि कई मर्तबा उन्होंने उस लड़के अरहम, जो पहले काम के सिलसिले में मेरे घर आता था, उसको और मुझे होटल और रेस्टोरेंट में रंगे हाथों पकड़ा है। इसलिए गैरत में आकर साद ने मुझे तलाक दी है। अपने ऊपर एक नए इल्जाम को लगता देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। भाई ने और घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और कहने लगे मेके के दरवाजे अब तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तुम एक बदकिरदार लड़की हो। हम तुमसे अपना हर ताल्लुक खत्म करते हैं। मेरे घर वाले कानों के बड़े कच्चे थे। हर किसी की बात पर आसानी से यकीन कर लेते थे। मैंने अपनी बहुत सफाइयां दी लेकिन किसी ने यकीन ना किया और मुझे घर से निकाल दिया। मेरी इद्दत खत्म हो चुकी थी। घर वालों ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया था। मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया था। मैं अपनी दोस्त हिना के घर जाना चाहती थी मगर वो लाहौर में नहीं थे। वो लोग दूसरे शहर गए हुए थे। हिना को मैंने सब कुछ बता रखा था और उसने भी मुझे यही बताया था कि जायरा और मायरा अच्छी लड़कियां नहीं हैं। उनके बहुत से बॉयफ्रेंड्स हैं। दरअसल पहले मायरा का घर हिना के मोहल्ले में ही होता था। अब मैं सोच चुकी थी कि भाभी ने मुझ पर बड़ा जुल्म कर लिया था। उन्होंने मेरी शादी अपने भाई से सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं उसके घर वालों को मुफ्त में पैसे देकर पालती रहूं। अब मेरी हिम्मत और ताकत जवाब दे गई थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि भाभी की असलियत खोल कर रहूंगी। मुझे अपने रहने का इंतजाम करना था क्योंकि घर वाले तो किसी सूरत मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहे थे। मैं जानती थी वो बहुत सख्त लोग थे, बिल्कुल नर्म नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैंने अब्बू के एक दोस्त से बात की कि मैं किराए पर घर वगैरह लेना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बोल दिया था कि इस बारे में मेरे घर वालों को ना पता चले। वो बोले घर इतनी जल्दी मिलना तो मुश्किल है। मेरी एक दुकान किराए पर देने के लिए पड़ी है, तुम वहां रह लो। वहां किचन, वॉशरूम, एक कमरा यानी हर चीज है, लेकिन दुकान बहुत छोटी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करके उसी पर राजी हो गई। कम अज कम मुझे इस बात पर तो इत्मीनान था कि मैं किसी गैर से दुकान किराए पर नहीं ले रही थी। किसी गैर से घर किराए पर लेने से बेहतर यही था कि मैं जानने वालों से दुकान किराए पर ले लूं।
میں نے جلدی جلدی کھانے پینے کی اشیاء بازار سے لی اور دکان میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ آج میں بہت روئی تھی کیونکہ مجھ پر بہت ظلم ہوا تھا۔ بھابھی نے الزام لگا کر اپنے بھائی سے میری شادی کروائی تھی اور مجھے ہمیشہ جھوٹا ثابت کیا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گھر جاؤں گی اور بھابھی کی اصلیت سب کو بتاتی رہوں گی۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ میرے پاس پیسے بہت کم تھے۔ آگے کیسے گزارا ہوگا؟ گھر والے تو مجھے معاف کر کے نہ مجھے پیسے دیں گے نہ گھر گھسائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر لیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب دکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی انکل آئے ہوں گے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی لڑکا نظر آیا۔ میں حیران تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے مجھے ایک لفافہ دیا اور بولا یہ پیسے رکھو اور ابھی منہ بند رکھنا اپنا۔ اس راز کو ابھی راز ہی رکھو، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ابھی گھر واپس مت آنا، نہ زائرہ کی اصلیت کسی کو بتانا۔ میری بات مانو گی تو اور پیسے ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا بھی گیا، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی۔ لفافے میں 1,00,000 روپے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا یہ بھابھی کا بوائے فرینڈ ہوگا، لیکن پھر سوچا وہ تو کوئی اور لڑکا تھا۔ مجھے روپے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا یہ بھابھی کا بوائے فرینڈ ہوگا، لیکن پھر سوچا وہ تو کوئی اور لڑکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکا کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد وہ 1,00,000 روپے بھی ختم ہو گئے۔ وہ آدمی مجھ پر نظر رکھتا تھا اور مجھے باور بھی کرواتا تھا کہ میں ابھی خاموش رہوں اور اس دکان سے بلا ضرورت باہر نہ نکلوں۔ مجھے اس آدمی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ پھر میں سوچتی یقیناً زائرہ بھابھی اسے بھیج رہی ہیں تاکہ ان کی اصلیت سامنے نہ آ جائے۔ میں اسی کشمکش کا شکار تھی، لیکن پھر حیرانی تب ہوتی جب وہ بندہ مجھے دوبارہ پیسے دے جاتا اور کہتا بس راز رکھنا، اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، تم امیر ہوتی جاؤ گی۔ مجھے چونکہ پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے سوچ لیا کہ ابھی میں خاموشی رہتی ہوں۔ ویسے بھی ابھی میرے پاس بھابھی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اس طرح میرے پاس کافی پیسے ہوتے گئے۔ میں دکان کا کرایہ دے چکی تھی، اس کے علاوہ بل وغیرہ بھی۔ کھانا تو 3 وقت کا باہر سے آتا تھا جس میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے تھے۔ آج رات جب وہ آدمی آیا تو کہنے لگا تمہاری قسمت بدل جائے گی، سب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے لفافہ پکڑایا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں سمجھی اس میں پیسے ہوں گے، اس لیے بے دلی سے اس لفافے کو الماری کے اوپر رکھ دیا۔ مجھے اب پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ساتھ ہی میں اس شک میں بھی پڑ رہی تھی کہ یہ بھی بھابھی کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کے کل پیسے واپس کر دوں گی اور ہر حال میں گھر واپس چلی جاؤں گی۔ ثبوت کے بغیر ہی میں گھر والوں کو اپنی بات کا یقین دلاؤں گی۔ میں اللہ سے مدد کی التجا کر رہی تھی۔ میں یہی سب سوچ رہی تھی جب زلزلہ آنے لگا۔ ہر شے ہلنے لگی۔ الماری کے اوپر پڑا سامان بھی گر چکا تھا، جس میں وہ لفافہ بھی تھا۔ زلزلے کی شدت تیز تھی۔ میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی۔ جب زلزلہ تھم گیا تو میں نے سامان اٹھا کر دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ یہ لفافہ اس آدمی نے دیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی اس میں پیسے ہوں گے، مگر اس میں پیسے تو نہیں تھے بلکہ ثبوت تھے۔ بھابھی کی تمام تصاویر جو ان کے بوائے فرینڈز کے ساتھ تھیں۔ کچھ تصاویر دیکھ کر مجھے بھی شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ نہایت نازیبا تھیں۔ اتنے میں دکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہی آدمی اندر آ گیا۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بولا مجھے تمہاری امی نے اس کام کے لیے لگایا تھا کہ میں تمہارا ہر پل خیال رکھوں اور تمہاری بھابھی کے خلاف ثبوت اکٹھے کروں۔ وہ کہہ رہی تھی اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام میں کر رہی ہوں، ورنہ مجھے بھی گھر سے نکال دیا جائے گا اور میری بیٹی ایشل پر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس لیے میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے دکان پر آیا۔ وہ پیسے تمہارے لیے تمہاری امی بھجواتی تھیں۔ میں تم سے روبدار آواز میں بات کرتا تھا تاکہ تم ڈر جاؤ اور فی الحال کسی کو زائرہ کے بارے میں مت بتاؤ، کیونکہ بغیر ثبوت کے تم بات نہ کرتا، الٹا زائرہ اور محتاط ہو جاتی۔ یہ ثبوت کچھ دنوں سے میں اکٹھے کر رہا تھا، اب تم ان کو اپنے گھر والوں کو دکھاؤ، لیکن اس سب میں میرا اور تمہاری ماں کا نام نہ آئے، بلکہ تم کہنا کہ یہ ثبوت تم نے اکٹھے کیے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اس طرح بھی میری مدد ہو سکتی ہے۔ یوں اگلے ہی دن میں اپنے گھر چلی گئی اور وہ تمام تصاویر گھر والوں کو دکھائی۔ یہ سب دیکھ کر بھابھی کا رنگ فک پڑ گیا اور وہ کانپنے لگی۔ اب ان کی حالت دیکھ کر اور کانپتی آواز دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہی جھوٹی تھی۔
मेरा एतमाद साफ जाहिर कर रहा था कि मैं सच्ची हूँ। भाई ने भाभी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उनसे सख्ती से इस बारे में पूछा तो वो डर कर सब कुछ बताने लगी। मेरी सच्चाई भी सामने आ गई। जायरा भाभी इस बात का एतराफ कर चुकी थी कि वो उस लड़के से दूसरी शादी करना चाहती हैं। वो लड़का हमसे ज्यादा अमीर है और उसकी और उसके खानदान वालों की सोच वो लड़का हमसे ज्यादा अमीर है और उसकी और उसके खानदान वालों की सोच हम जैसी तंग भी नहीं है। वो लोग लड़कियों को फोन भी रखने देते हैं और इबाया और नकाब की पाबंदी भी नहीं लगाते। वो जैसे चाहें घर से बाहर जा सकती हैं। भाभी की ये बात सुनकर भाई ने उन्हें मारना शुरू कर दिया और उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। मुझे बहुत खुशी थी कि सच सामने आ गया था और बातिल मिट चुका था। सब घर वाले अपने रवैये की मुझसे माफी मांग रहे थे। अम्मी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं खुश थी कि अगर मैं जल्दबाजी में सिर्फ जबानी घर वालों को भाभी की सच्चाई बता देती तो भाभी मोहतात हो जाती और ये सबूत घर वालों को दिखा ना पाती। मैंने सब्र किया था इसलिए मुझे उसका बेहतरीन फल मिला था। भाभी को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। वो लड़का भी भाभी से टाइम पास कर रहा था और उसने भाभी से शादी नहीं की थी। भाभी और उनके खानदान वाले मजीद गरीब हो गए थे।